गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ लिया था, कूलॉम का नियम भी पढ़ लिया था, बल पढ़ लिया था, आवेश पढ़ लिया था, द्विध्रुव पढ़ लिया, द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ लिया। अब क्या बच गया? तो चलो अब बचा जो है वो क्या है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बल आघूर्ण कितना आता है अगर उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए। क्लियर है? तो अपना अगला टॉपिक जो है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। कौन सा आघूर्ण है? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण क्या होता है? टॉर्क। क्या होता है बल आघूर्ण? टॉर्क होता है। टॉर्क कैसे निकालते हैं? बल कितना लग रहा है और वो किसी वस्तु को कितना घुमा रहा है, उसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। यानी बल आघूर्ण, घुमाने वाला बल जो होता है उसको बोलते हैं बल आघूर्ण। जैसे इधर देखो, हमने एक बार आप लोगों को 11वीं क्लास या थोड़ी सी याद दिलाता हूं। तो समझो यहां पे अगर पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के यहां पर कोई सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसका बल मान लो इस तरफ लग रहा होगा। और बल अगर इस तरफ लग रहा है किसी वस्तु का और इसकी लंबवत दूरी केंद्र से इसकी इस तरफ है, तो क्या करेगी? ये लंबवत दूरी इसको घुमाएगी। किधर घुमाएगी? इसकी दिशा में घुमाएगी। इसकी दिशा में घुमाने की कोशिश करेगी। इसलिए इस दूरी और इसका लंबवत बल गुणा उसकी लंबवत दूरी किसी भी बिंदु के सापेक्ष उसका क्या दर्शाती है? बल आघूर्ण दर्शाती है। तो हमें बल आघूर्ण निकालना है किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। मतलब द्विध्रुव के कारण पहले बल निकालेंगे, फिर उसका बल आघूर्ण निकालेंगे। किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में। मतलब विद्युत क्षेत्र क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। विद्युत क्षेत्र क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तो पुरानी बातों को थोड़ा सा याद करें। और वो कौन सी बातें थी? वो बातें कुछ इस प्रकार थी कि विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश के कारण। जब हम आवेश के पास कोई एक बिंदु आवेश लाते हैं, इकाई आवेश लाते हैं, तो प्लस आवेश से उसमें इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगेगा, माइनस आवेश है तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगेगा। बात समझ आई? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले एक समान विद्युत क्षेत्र वाला क्षेत्र लाना पड़ेगा। उसमें हम रखेंगे बलागुण और उस बलागुण को हम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? द्विध्रुव में रख के बलागुण निकालेंगे। चलो, तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव है, किसी थीटा कोण पर स्थित है। तो आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया? थीटा कोण पर स्थित है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। एक समान विद्युत क्षेत्र लाना है। तो मैं मानता हूं कि विद्युत क्षेत्र है ये वाला जो कि एक समान है। क्या है? एक समान है। किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? किसी आवेश के कारण हो रहा होगा और वही आवेश हमारे ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। हम क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। बात समझ आई? तो वो आवेश विद्युत द्विध्रुव पे एक बल आरोपित करेगा। इसमें यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलो, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र जो किसी भी आवेश के द्वारा लगाया गया होगा या बनाया गया होगा। कोई आवेश पड़ा होगा यहाँ पे प्लस क्यू और उस प्लस क्यू से ये विद्युत क्षेत्र
बन गया है। तो मैं विद्युत क्षेत्र ले आया। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमें क्या करना है, द्विध्रुव लाना है। तो द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी जो कि 2l के बराबर होती है। अभी तक तो यही पढ़ा था, और अभी तक तो यही पढ़ा था, तो यही द्विध्रुव को क्या करूंगा, उठा करके यहां ले आऊंगा। बात समझ आ रही है। लेकिन कैसे लाना है, थीटा कोण पर। किस पे लाना है, थीटा कोण पर। अभी एक्स अक्ष से कितना कोण है इसका, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो विद्युत क्षेत्र से इसका थीटा कोण बनाओ। ये विद्युत क्षेत्र 0 डिग्री पे है, इस विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाओ। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये माइनस क्यू वाला है और ये प्लस क्यू वाला चार्ज है, ठीक है। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से क्या बन जाएगा, एक द्विध्रुव बन जाएगा। चलो दिख रहा है, ये हमने एक द्विध्रुव लिया और इस द्विध्रुव को ले आए जिसमें ये क्या है, इसका प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कितना है, माइनस का क्यू चार्ज है। क्लियर है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और जो दूरी है वो कितनी है, 2l है। दूरी कितनी है, 2l है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूरी कितनी है इनके बीच में, 2l दूरी है और दोनों द्विध्रुव आघूर्ण है, और इनका जो कोण बन रहा है ये कोण वो कितना है, थीटा के बराबर है। ये कोण किसके बराबर है, थीटा के बराबर। यहां तक समझ आया सबको, चलो सबकी आवाज हाँ आ रही है। अगर आया है समझ में तो इसके ऊपर बल लगेगा। बल कौन लगाएगा, जो इसको ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र कौन बना रहा है, यहां पर कोई आवेश होगा, वो आवेश इसने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया जिसको हम बोलते हैं ई। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ के ऊपर बल लगेगा, और वो बल कितना होगा, देखो ये प्लस आवेश से बाहर की तरफ निकलती है ना, अरे बोलो प्लस आवेश से बाहर की तरफ निकलती है, तो प्लस आवेश वाले पे बल का मान इस दिशा के अंदर होगा F, और वो F किसके बराबर होगा, आवेश गुणा ई, Q गुणा ई हो जाएगा। सेम अगर ये माइनस आवेश है तो इस माइनस आवेश के ऊपर बल लगेगा विपरीत दिशा में, जो कि है F बराबर Q गुणा ई। बात समझ आई। इधर देखो क्या किया, प्लस क्यू चार्ज है, वही विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है। वो अगर विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है तो प्लस क्यू प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा मतलब धनावेश के ऊपर, याद रखना इस बात को कि धनावेश के ऊपर हमेशा बल जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही अप्लाई हो रहा है। तो F बराबर Q गुणा E हो जाएगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q। ये बात हमने पढ़ रखी है। अगर ये बात आपने पढ़ रखी है तो ये तो होना ही है, तो ये आएगा। तो यहां से F बराबर QE हो जाएगा, जो कि हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब अगर मैं बात करूं माइनस चार्ज पे, तो माइनस ऋणात्मक वाले आवेश के ऊपर विद्युत वो जो आवेश होगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो F बराबर QE किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो चित्रानुसार प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल Q गुणा E है, तथा माइनस Q पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला बल
लगने वाला बल कितना है, QE है। क्लियर है? F बराबर QE, F बराबर QE, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत दिशा में है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होना चाहिए। कैसे होगा, F नेट जो होगा वो प्लस QE माइनस QE बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उसका मान कितना हो जाएगा मेरे लाल, F नेट 0 हो जाएगा। और अगर F नेट 0 हो रहा है तो हमें अब क्या निकालना है कि 0 बल के ऊपर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा। तो एक बार इसको उतारें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। जल्दी से उतार लो। चलो डाल लिया। अब देखो, मैं अगर बात करता हूं द्विध्रुव के कारण लगने वाले द्विध्रुव आघूर्ण पर, और द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो भी एक सदिश राशि होती है जो कि दिशा पर निर्भर करेगी। अगर ये सदिश राशि होगी तो सदिश राशि को हम किससे लिखाएंगे, तो यह एक बल आघूर्ण, चलो इसको लास्ट में लिख देंगे, बल आघूर्ण की सदिश राशि को हम लास्ट में लिख देंगे। और बल आघूर्ण को दर्शाया किससे जाता है, टाउ से दर्शाया जाता है। टाउ बोलते हैं, टाउ, TOU, टाउ। क्लियर है? अब देखो हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है इसका, जो कि होता है टॉ और बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण क्या होता है, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल तथा उस बल की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, हमें बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण के लिए लिख दूंगा मैं, चूंकि बल आघूर्ण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल तथा दोनों बलों के क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, देखो दो जो बल लग रहे हैं, एक बल ये एक बल ये, दोनों बलों, देखो मैं यहां पे दर्शा रहा हूं, तो एक बल ये और इसको टिक 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 और एक बल ये। तो इस बल की क्रिया रेखा कौन सी है, ये वाली। इस बल की क्रिया रेखा कौन सी है, ये वाली। तो ये जो लग रहा है F1, ये भी लग रहा है F2, दोनों का मान समान है। तो इन दोनों बलों में से कोई सा भी एक बल ले लो और उसके मध्य की जो क्रिया रेखा है यानी ये वाली, क्लियर है, या फिर इस बल को लेते हो तो ये वाला ले लोगे, इस बल को लेते हो तो ये वाला ले लोगे। क्या दोनों में कोई अंतर है, नहीं है, अंतर नहीं है, तो एक कोई सी भी लाइन खींच लो। कंफ्यूज क्यों होते हो, अगर एक लाइन खींचता हूं तो टार्क बराबर क्या हो जाएगा, F1 गुणा ये जो दूरी होती है इसको मैं बोल रहा हूं x दूरी है। कौन सी दूरी है, x दूरी है, तो F1 गुणा x हो जाएगा। इसका मान कितना था, 12,
इसका मान 12 और यहाँ पे कोण कितना है, थीटा है। इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ और इसको c बोल देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? तो x क्या है, BC के बराबर है। x किसके बराबर है, BC के बराबर है। यहाँ x बराबर होना चाहिए किसके, BC के। क्लियर है? अगर x BC के बराबर है तो x का मान कैसे ज्ञात करूंगा मैं? ये देखो त्रिभुज दिख रहा है एक, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, अगर त्रिभुज ABC की बात करते हो तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? देखो ये है आपके पास कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। हमें निकालना है लंब का मान, कर्ण का मान आपको पता है। लाल बट्टा कक्का लगाते हो तो लंब और कर्ण में जो संबंध बताता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो x बटा BC बटा AB, और BC बटा AB क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर BC क्या है, x, AB क्या है, 2l। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2l गुणा साइन थीटा। x का मान 2l साइन थीटा आ गया। ये x का मान हम यहाँ पे रख देंगे, और जब हम x का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तार्क मिल जाएगा, जो कि होता है बल आघूर्ण होता है। क्लियर है? तो एक बार इसको बना लो, फिर मैं चलता हूं आगे, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं। देखो इधर x का मान आ गया, तो टाउ बराबर f1 गुणा x की जगह क्या रखूंगा, 2l साइन थीटा। क्या हो जाएगा, x बराबर 2l साइन थीटा, और x बराबर 2l साइन थीटा हो गया। f1 का मान आपने पहले निकाल रखा है, f1 बराबर क्या था, q गुणा e। f1 बराबर q इंटू e था, तो टाउ बराबर q e गुणा 2l साइन थीटा। क्लियर है? अगर आपको ये पता चल गया है तो q गुणा 2 गुणा l, ये तो आपका देखा देखा लग रहा होगा। ये अगर देखा देखा लग रहा है q इंटू 2l, 2ql, और 2ql क्या होता है, देखो इधर टाउ बराबर 2ql गुणा e साइन थीटा, और आपको पता है 2ql होता है p के बराबर। तो चलो पहले एक बार लिख लो, फिर मैं ऊपर से मिटा देता हूं ताकि अच्छे से कवर हो जाए। जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। हो गया? चलो हमारे पास मिला तो बराबर 2ql, क्योंकि 2ql बराबर होता है किसके, p के। किसके बराबर होता है, p के, जो कि होता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण के आता है p, तो द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बल आघूर्ण कितना आ जाएगा, टा बराबर p, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, p गुणा e, p गुणा e, और आगे क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो आपको पता होगा अगर कोई राशि होती है a और b से गुणा करता हूं, a क्रॉस b जब भी करते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो आपको मिलता है ab साइन थीटा। ab साइन थीटा n कैप मिलता है, आपको पता होगा। तो अगर ab साइन थीटा n कैप मिलता है तो ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि। यहां पर भी देखो pe साइन थीटा है, तो मैं p क्रॉस e लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अगर मैं इसको p क्रॉस e लिख सकता हूं तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, टा बराबर p क्रॉस e। टा बराबर क्या हो जाएगा, p क्रॉस e साइन थीटा। तो गया, क्योंकि आपने सीधा सीधा लिख दिया है ऐसा, जो कि टा एक बल आघूर्ण
बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जो कि बल आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त हो रही है? सदिश गुणनफल से प्राप्त हो रही है। किसका सदिश गुणनफल हो रहा है? किसका? द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र का। और द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र का सदिश गुणनफल होता है तो हमें क्या मिल रहा है? टॉ मिल रहा है। क्लियर है? तो इसको एक बार बना लीजिए, फिर हम देखते हैं इसकी दिशा क्या होगी। अगर सदिश राशि है तो दिशा होनी चाहिए, और दिशा देखने के बाद हम चलेंगे इसकी विशेष स्थितियों पे कि विशेष स्थितियां क्या होती है। तो उससे पहले आप इसको प्रॉपर राइट डाउन कीजिए। चलो, हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण आ चुका है, बल आघूर्ण आ चुका है द्विध्रुव के कारण। और बल आघूर्ण का मान कितना होता है कि बल आघूर्ण आया टॉ बराबर Pe sin थीटा के बराबर होता है। P आपको पता है 2ql होता है। क्लियर है ना? P क्या होता है? 2ql। E क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र। तो ताऊ क्या आया था? P क्रॉस E। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक। अगर मैं इसके बल आघूर्ण की बात करता हूं और इसके मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक कितना आना चाहिए? देखो इधर, ये क्या है? P होता है कूलाम्ब मीटर। क्लियर है? E क्या है? विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र होता है न्यूटन पर कूलाम्ब, F अपॉन Q। याद करो, F अपॉन Q होता है तो न्यूटन पर कूलाम्ब। कूलाम्ब से कूलाम्ब कट गया, बचेगा क्या? न्यूटन मीटर। और क्लास 11th में भी यही पढ़ा है कि बल आघूर्ण जो होता है उसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं विमा की, तो विमा क्या हो जाएगी इसकी? विमा, क्योंकि मात्रक और विमाएं आपके लास्ट तक चलती है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हर चीज की मात्रक और विमा आपको पता होनी चाहिए। बात समझ आई? और हर चीज की मात्रक विमा कोई अलग नहीं होती है, वो जो चीजें वही है वापस घूम फिर के उन्हीं को मिलजुला के बनती है। विमा की बात करता हूं तो न्यूटन होता है बल का मात्रक, मीटर होता है दूरी का मात्रक। तो न्यूटन के लिए m1 L1 T-2 m गुणा a, m का हो गया m1, a का हो गया L1 T-2, और यहाँ पे L1 हो जाएगा। तो विमा क्या हो जाएगी? m1 L2 T-2। ये किसकी विमा है? बल आघूर्ण की। और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है? तो बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण की दिशा किसके कारण है? ये बल आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए द्विध्रुव के कारण है। ध्यान रखना, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी हर जगह विद्युत क्षेत्र E रहेगा, समान रहेगा। और जो द्विध्रुव है वो आपको पता है आवेश समान रहता है, और उसके मध्य दूरी क्या होती है? 2l होती है। चलो, दिशा की मैं बात करता हूं तो हमारा विद्युत क्षेत्र आया था इस दिशा में जो कि E था। अगर आप द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हो तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आती है इसके लंबवत। इसके क्या आती है? लंबवत आती है। क्लियर है? इसके लंबवत है तो बल आघूर्ण की दिशा क्या आ जाएगी? टॉ, जो कि इस दिशा के अंदर होगा। ऐसा डायग्राम आपकी किताब में है, इसलिए मैं आपको ऐसा बनवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे अगर आप देखना चाहो तो कौन सी दिशा हो जाएगी? इधर देखो,
ये है ई, कौन सी दिशा है? ई की दिशा है। और ये है आपका द्विध्रुवागुण, कौन सा है? द्विध्रुवागुण। ये आपको दर्शा रहा है पी की दिशा को, किसको दर्शाएगा? पी की दिशा को। क्लियर है? ये पी हो गया। और ये आपको दर्शा रहा है ई की दिशा को। ई ये है, पी ये है, तो टॉ क्या होना चाहिए? टॉ का मान ये होना चाहिए जो कि आपकी तरफ होगा, यानी इन दोनों के लंबवत। और हमने जब सदिश राशियां पढ़ी थी तो सदिश राशियों में भी यही पढ़ा था, जो दो सदिशों का गुणनफल होता है उनके गुणनफल से, सदिश गुणनफल से जो तीसरी राशि हमें प्राप्त होती है, उस तीसरी राशि की दिशा उन दोनों राशियों के लंबवत होगी। बात समझ आई? तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, करते हैं हम आगे विशेष स्थितियां। चलो बात करता हूं मैं विशेष स्थितियों की। और विशेष स्थितियां क्या हो गई? विशेष स्थितियां अगर आपको निकालनी है तो विशेष स्थितियों के अंदर हमें पता होना चाहिए किसकी निकाल रहे हैं? टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। क्लियर है? तो पहली स्थिति जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। आपके दिमाग का डाउट इतनी देर से जो चल रहा है आपके दिमाग में, वो ये चल रहा है कि सर आपने इसको थीटा डिग्री कोण पे ही क्यों किया? हम इसको ऐसे का ऐसे ही रख के भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? अब वो किया क्यों नहीं, वो अब आएगा। किया क्यों नहीं, वो अब आएगा कि क्यों नहीं किया ऐसे। तो देखो थीटा जब 0 हो तब क्या हो जाएगा? वो विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में है द्विध्रुव भी उसी दिशा के अंदर हो जाएगा। अगर द्विध्रुव भी इसी दिशा में है तो टाउ बराबर क्या होना चाहिए? पी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 0 हो गया तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो टाउ का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टाउ का मान 0 यानी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। बल आघूर्ण नहीं लग रहा है और दोनों बल क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। दोनों बल सेम थे, पहले ही सेम थे, और 0 ये हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी साम्य अवस्था। इसे स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। जब थीटा 0 होगा द्विध्रुव का मान 0 होगा और इसी को स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखो दूसरी बात कि मान लो ये जो हमारा था -q और ये है +q, और विद्युत क्षेत्र भी किस दिशा में था? इस दिशा के अंदर था। इसमें अगर ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो देखो इसके ऊपर बल लगेगा वो F इधर लगेगा, इसका जो बल लगेगा वो F इधर लगेगा। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन है, जो क्रिया रेखा है वो दोनों की क्रिया रेखा क्या है? सेम हो जाएगी। और अगर क्रिया रेखा सेम हो रही है इसका मतलब इसकी लंबवत लाइन की बात करोगे तो लंबवत लाइन आपको मिलेगी नहीं। तो लंबवत दूरी कितनी है दोनों बलों की? 0 है। लंबवत दूरी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? बलों के कारण कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। बात समझ आई? बल आघूर्ण क्या था? बल गुणा लंबवत दूरी। बल तो है, चलो F है, लेकिन लंबवत दूरी क्या है? 0। अगर लंबवत दूरी 0 है तो बल आघूर्ण क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरी साम्य अवस्था की, और दूसरी है जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो और थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा होता है। और टॉ बराबर पी का मान साइन थीटा साइन 180 कितना होता है? 0। साइन 180 डिग्री बराबर 0 हो जाता है, और साइन 180 0 होने से टाउ बराबर क्या आ जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन इसे अस्थायी साम्य अवस्था बोलते हैं।
अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। क्यों कहेंगे? देखो थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है? ये आपका इधर बनाता हूं, देखना इधर, ये ई है और ये ई था, विद्युत क्षेत्र है। तो अब इसमें ये जो थीटा रख रहे थे हम, ये -q, ये +2, इसको घुमाओगे तो प्लस वाला बिंदु इधर आ जाएगा, माइनस वाला बिंदु इधर आ जाएगा, यानी ये आपका +q रहेगा, ये -q रहेगा। बात समझ आई है? तो द्विध्रुव क्या हो गया? द्विध्रुव पे जो प्लस बल पे जो बल लगता है वो इधर लगेगा और इसके ऊपर बल इधर लगेगा, तो दोनों बल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होता है? अस्थायी होता है। स्थायी कब होता है? जब दोनों एक दूसरे को खींचे रखते हैं। इससे क्या हो जाएगा? द्विध्रुव के बीच की दूरी कम होने के चांस रहते हैं, तो ये अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। बात समझ आई? चलो नेक्स्ट है, जब थीटा 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब क्या होता है? तो बराबर होता है पीई गुणा साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो टॉ बराबर हो जाएगा पी गुणा ई के बराबर, जो कि अधिकतम मान होता है। यह है बल आघूर्ण का अधिकतम मान होता है। बात समझ आई है? बल आघूर्ण का क्या मान होता है? अधिकतम। कितना होता है? पीई। न्यूनतम कितना होगा? 0 हो जाएगा। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान पी गुणा ई के बराबर होता है। और ये यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं मैं? यूज कर रहा हूं, ना कि उनकी दिशा ले रहा हूं। ध्यान रखना, ये परिमाण है, ओनली और ओनली क्या है? परिमाण है। तो इसको एक बार लिखिए, तीनों स्थितियां जो आपके सामने है। चलो, तो ये था आपका टॉपिक। इसके अलावा आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स है फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। अलावा कुछ भी जो बचेगा एक्स्ट्रा, जो नीट जेईई के अंदर पूछा जाता है, वो आपको मैं कल बता दूंगा। और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद चलेंगे हमें नेक्स्ट चैप्टर पे। तो एक बार रिक्वेस्ट है, पूरा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कीजिए, क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है थ्योरी इसकी। तो शुरू से लेकर के एंड तक आपको कंप्लीट आना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करके जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।